नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। नवरात्रों का आगाज आज से हो गया है, सब कुछ मंगल ही मंगल हो। और दूसरी तरफ कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज से तो जीएसटी उत्सव है, गरीबों की बल्ले बल्ले है, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले है, छोटे उद्यमियों की बल्ले बल्ले है, यानी देश की बल्ले बल्ले है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद आप जानते हैं लगातार वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज से जीएसटी का नया स्लैब लागू हो चुका है। अब सामने बिहार चुनाव भी है। सवाल यह है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म चुनावी हथियार साबित होगा। सवाल यह भी कि क्या इससे बिहार में एनडीए को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि नए जीएसटी स्लैब से घरेलू और रोजमर्रा के सामानों की कीमत घट गई है। आम लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इनको भुनाने का भी पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरा पहलू भी अगर आप देखेंगे तो यानी दूसरी तरफ भी लोग शांत नहीं है, इंडिया ब्लॉक शांत नहीं है, आरजेडी शांत नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज इनको गरीबों की याद आ रही है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े चेहरे हो, वो कह रहे हैं कि इनको 240 पर हम लोगों ने रोक दिया तो इनको गरीबों की याद आ रही है, तो इनको किसानों की याद आ रही है, इनको महिलाओं की याद आ रही है। वार पलटवार का दौर एकदम तेज है, लेकिन इस 5 की पड़ताल के डिबेट में सार्थक और सीधी चर्चा करूंगा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार चुनाव की शंखनाद से पहले पीएम मोदी ने जीएसटी में राहत देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बिहार की चुनावी तस्वीरों पर नजर डालें तो अब तक ये साफ हो गया है कि मुद्दे की मोर्चे में कौन कहां खड़ा है। महागठबंधन जहां पूरी तरह से वोट चोरी के आरोपों पर एनडीए को घेरने में जुटी है, तो वहीं मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार कामकाज यानी विकास को सबसे बड़ा अस्त्र बनाती दिख रही है। एक तरफ पीएम मोदी का तूफानी दौरा कर बिहार की तस्वीरें बदलने वाली परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार का चुनावी सौगातों की बौछार। इस तरह पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने विकास के सवाल पर लंबी लकीर खींच दी है और अब मोदी सरकार ने जीएसटी से टैक्स का बोझ हल्का कर बिहार की जनता का दिल जीतने वाला दांव चल दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा, उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी की दरों में जो कटौती की घोषणा की गई है, आम जन को उससे बहुत राहत मिली है। बिहार की चुनावी तपिश के बीच मोदी सरकार ने जिस तरह से जीएसटी की नई दरें लागू कर लोगों को महंगाई से राहत दी है, उससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस जीएसटी की दरों में बदलाव को कम बता रही है। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। बिहार चुनाव से पहले जीएसटी से महंगाई में राहत मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो वहीं महागठबंधन के लिए महंगाई का बड़ा मुद्दा हाथ से निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मामला बिल्कुल सेट है। बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होना महज औपचारिकता है। हर एक पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मोदी सरकार, एनडीए सरकार ये कह रही है कि हम तो लोगों के हितैषी हैं। सवाल क्या है, क्या इस स्लैब से, इस रिफॉर्म से बड़ा फायदा होगा बिहार चुनाव में एनडीए को? क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या जीएसटी में बदलाव से विपक्ष का महंगाई का मुद्दा छिन गया है? क्या जीएसटी में बदलाव से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है? तो ये कुछ सवाल हैं, और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके जहन में हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है इतने वक्त तक लूट रहे थे, अब उसी से कम कर दिया, तो अभी तक लूट रहे थे क्या? ये नैरेटिव जनता के बीच में जा रहा है क्या? आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हैं, इंडिया ब्लॉक ने इनको रोक दिया, तो अब इनको याद आ रहा है ठीक बिहार चुनावों से पहले अभी तक क्या कर रहे थे। तो ऐसे में दोनों तरफ से तीखी बयानबाजियां, शब्द बाण, तीर सब चल रहे हैं। लेकिन चलिए, कम से कम ये बातें ऐसी तो हैं जो आप और मैं टीवी पर कर सकते हैं। मुद्दे तो कई सारे और भी उठे थे बीच में, जिसमें गाली, मां, बहन, और अभी भी आपको याद होगा, अभी भी वीडियो तो लगातार सर्कुलेट किया जा ही रहा है कि कैसे उन मंचों से गालियां लग रही हैं, गालियां चल रही हैं। अब वो वीडियो मॉफ्ड है कि सही है, ये सारी चीजें जनता के बीच जा रही हैं। यानी जनता, मैं तो ये मान रहा हूं कि बिहार की जनता तो वैसे भी स्मार्ट है,
बच्चा बच्चा जानता है क्या कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी कितने एक्टिव है, तेजस्वी जी क्या कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, इंडिया ब्लॉक का बड़ा मंच सजा था, तो वोटर अधिकार यात्रा भी हुई और बिहार की यात्रा भी हुई, उसका भी समापन हो गया। रेस्पॉन्स तो बहुत शानदार मिल ही रहा है, भीड़ तो पहुंच ही रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रही है विकासवाद वर्सेस परिवारवाद। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तोहफों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिर्फ गालियां ही गालियां। एक एलीट पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, जल्दी से तारुफ आपका करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता, युवा चेहरे भी हैं, ऋषभ तिवारी मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ऋषभ भाई नमस्ते कर रहा हूं। साथ ही मेरे को नीरज मिश्रा जी, तेज तरार प्रवक्ता कांग्रेस नजर आ रहे हैं। नीरज भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको भी। और आरजेडी के तेज तरार प्रवक्ता आरजू खान साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, इस्तकबाल कर रहा हूं खान साहब आपका। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये बड़ा रिफॉर्म है, कल प्रधानमंत्री कह रहे हैं आजाद भारत में इससे बड़ा रिफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस पर उन बारीकियों को समझने के लिए मेरे साथ सीए प्रदीप कुमार साहब है, जो कि टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाई आपको भी नमस्ते कर रहा हूं। मैं इस डिबेट की शुरुआत आरजू भाई आपके साथ ही कर रहा हूं आज। आरजू भाई मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बिहार चुनावों की तो बात हो ही रही है, आरजेडी का स्टेक सबसे ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन वहां से क्या कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं, हम तो रोजमर्रा की चीजों को सस्ती कर रहे हैं, हम रोज काम आने वाली दवाइयों को सस्ता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई विजन ही नहीं है। मंच लगाते हैं, विकास की बात तो करते नहीं है, गालियां देते हैं। मैं चाहता हूं प्लीज आप इस पर अपना रिएक्शन दे दें, 2 मिनट दूंगा नॉनस्टॉप आपको। सबसे पहले तो इन लोगों को माफी मांगना चाहिए बिहार प्रदेश के और देश के आम आवाम से, ठीक है, जिनकी इन्होंने जेब के ऊपर डाका डाला था। अच्छा। और अभी मैंने सम्राट चौधरी का वो बयान भी सुना जो कह रहे थे कि हम हर हर व्यापारी के पास जाएंगे हाँ। और उनको एक गुलाब गुलाब देंगे। देंगे। मैं कहूंगा कि 8-10 बोतल खून भी लेके जाइए, हाँ। और जितने 8 सालों में जितने करोड़ रुपए आपने उनके पॉकेट्स के ऊपर डाका डाला है, लूटा है, हाँ। वो सारा सूद समेत आप उनके उन बिहार वासियों के और देशवासियों के खाते में वापस करिए, क्योंकि आपने उनके खून पसीने की कमाई को 8 सालों तक लूटा है। आप अभी भी कलम के ऊपर जीएसटी नहीं हटाया है, जो कि एक लेखनी है जिससे आदमी लिखता है, पढ़ता है। आपने कापी किताब, पनीर, दूध, छेना, मक्खन, हर चीजों पे आपने लगा दिया जीएसटी। आपको शर्म नहीं आई? बच्चा, दूध मुहा बच्चा, जिसका ख्वाब उसके माँ बाप का होता है कि वो मेरा बेटा बड़ा होगा, हाँ। पढ़ेगा, हाँ। आगे बढ़ेगा, ठीक है, आपने उसको कुपोषण का शिकार कर दिया। हाँ। उसके दूध पे आपने टैक्स लगा दिया, और आज कहते हैं इलेक्शन आता है तो आप कहते हैं कि मैं कम करके एक गुलाब का फूल दूंगा। इससे बड़ा शर्मिंदगी भरा कुछ हो सकता है क्या? तो सबसे पहले आप 8-10 बोतलें ले जाइए खून की, ठीक है, हर प्रति परिवार में, हाँ। और उसके साथ में करोड़ों रुपए जो पूरे देशवासियों के आपने लूटे हैं जीएसटी के नाम पे, वो भी आप रिकवर करवाइए। ठीक है, आनंद फानन में आपके पास विजन नहीं है। हाँ। विजन लेस सरकार। हाँ। 20 सालों से बैसाखी के सहारा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 20वें नंबर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का झोला ढो रही है, हाँ। और कहती है कि हमारे पास विजन नहीं है। हमारे विजन को चुराते हैं आप। वृद्धा पेंशन हो गया, युवा आयोग का गठन हो गया, या फिर 125-200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो गई, सब कुछ आप चुराते हैं। हाँ। डोमिसाइल नीति भी चुराते हैं, और कहते हैं कि विजन लेस है। 17 महीने की सरकार हमारी आई थी, एंकर नहीं, महोदय मैं आज- बता दूं, हाँ। और 17 महीनों में हमने देश में ऐसी व्यवस्था हासिल की ना, जो देश में इतिहास बन गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आप कॉपी कर रहे हैं, कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। खान साहब, ये है विपक्ष की ताकत। खान साहब, ये है विपक्ष प्रधानमंत्री की जी को ताकत। सुना आपने? प्रधानमंत्री ने कहा आज से तो जीएसटी उत्सव है, हर कोई उसमें शिरकत करेगा। आरजेडी की भागीदारी होगी नहीं होगी? नहीं, देश के हर, मैं तो कह रहा हूं ना कि हाँ। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप डाका डाल रहे थे, आप डकैत हैं। आम आदमी के रोजमर्रा की चीजों पे आपने जीएसटी लगा के आपने उनके खून पसीने की कमाई को लूटा। हाँ। यानी कि आप डाकू हैं। हाँ। और जब इलेक्शन आता है तो आप तुरंत 2 यू टर्न करते हैं, 2 कदम पीछे खींचते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी गद्दी चली जाएगी। हाँ। और वो गद्दी बचाने के लिए आप हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करते हैं। ठीक है। प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेश करते हैं, घुसपैठिया करते हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी सियासत करते हुए? पहले मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हाँ। कि मास्टर स्ट्रोक है ये जीएसटी, हाँ। और अब उसके फायदे बता रहे हैं कम करके। हाँ। अरे इतना बेशर्म सियासत तो मैंने देखा ही नहीं देश में, अरे आरजू जिस भाई। तरीके का भारतीय जनता पार्टी करती ठीक है। है, ठीक है आरजू भाई, हर मैंने आपको चीजों 3 में मिनट दिया मास्टर नॉनस्टॉप। स्ट्रोक। एक बार हर ओपनिंग हो जाए, चीजों में। मैं तो ये कहता हूँ ये जीएसटी शो आपका ही बढ़ाती है। है, एक बार डकैती ओपनिंग हो जाए करती बस है, सबका। तब भी मैंने आपको मास्टर 3 स्ट्रोक। मिनट नॉनस्टॉप दिए हैं। अब मैं तिवारी जी आपके पास आ गया। तिवारी जी, आज से प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है जीएसटी उत्सव, लेकिन आपने सुना आरजू भाई को, और कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। मैंने कल भी बात की थी, कांग्रेस कह रही थी कि अगर आज आपने इन 4 स्लैब्स की जगह 2 स्लैब कर दिए, तो राहुल गांधी तो पहले दिन से कह रहे थे कि इतने सारी बातें नहीं होनी चाहिए,
तो बोल दीजिए, हाँ राहुल गांधी की बात मान लिया, आप तो बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाइए। सर सबसे पहले नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, माता रानी की कृपा तब पे बने रहे और जी। कुछ लोगों को सद्बुद्धि भी दे। ठीक। पॉइंट 1, एक स्लोगन के साथ मैं अपने वक्तव्य को रखता हूँ। प्लीज। एक बेटे का नाम तेज, दूसरा बेटा, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूसरा बेटा तेज, घर की गाड़ी संभल रही नहीं और बिहार को देंगे ये माइलेज। हाँ। अभी ये आरजेडी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और उनकी बातों को सुनते हुए देश की जनता भी देख रही होगी और जो पढ़ी लिखी जनता है जो आकलन कर रही होगी, उनको भी पता होगा कि ये बिना पढ़े लिखे आगे टीवी पे बैठ गए हैं। जनाब 8 साल खून चूसने की बात कर रहे हैं, उससे पहले जीएसटी का रेट और टैक्सेशन रेट पता था? 2014 से पहले जब जीएसटी आया भी नहीं था, उस समय जो एक माननीय नेल कटर जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें 12% लगता था। हाँ। और जीएसटी के बाद कम हुआ और अब तो 0 हो गया। मोदी जी उससे कह रहे पहले थे सीमेंट कांग्रेस पे राज में टॉफी पर भी 21% टैक्स लगता था। सर प्लीज हम बीच में हाँ प्लीज प्लीज, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए तिवारी जी। देखने का विषय यह है कि जो जीएसटी का स्लैब अब 8 साल का ये तुलनात्मक कर रहे हैं, उस 8 साल से पहले कितना टैक्सेशन था और 8 साल के बाद कितना और अब कितना है। भाई साहब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, केवल विजन की बात करते हैं कि सीधा सीधा वैलेट गायब करने वाले, गुंडा राज चलाने वाले, माँ बेटियों को उठा लेने वाले। देखिए ये इनकी यही कमियां है सर। देखिए इस तरह के डिबेट मैं नहीं कर सकता, चिल्ला चिल्ली मैं नहीं कर पाऊंगा। आप कैसे कह सकते हैं किसी को? अरे अली क्या आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पढ़ा लिखा बताते हैं ना, आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, आपके पार्टी के नेता तो सम्राट चौधरी के बारे में कहते हैं ना, उनको डिप्टी सीएम बनाया है। यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ ना। आरजू भाई एक बार सुनते पढ़े हैं, लिखे फिर का आपको मतलब मौका सम्राट दूंगा मैं चौधरी पूरा। से या नरेंद्र मोदी जी से आप बता दीजिए। स्मृति अरे ईरानी पढ़ते तो नहीं रही है, नहीं। कितना था जी? 2017 से पहले टैक्स कितना था पनीर पे, कितना था शार्पनर पे? पढ़ेंगे नहीं, 9वीं फेल पार्टी के लोग चुप रहे। गुंडागर्दी यहाँ नहीं कीजिए। सुनिए प्रवक्ता आप चुप रहिए, आप झूठ मत परोसिए और झूठ परोस के क्या झूठ परोस रहा हूँ? जीएसटी कम, क्या झूठ परोस रहा हूँ? पढ़ के आए नहीं है? झूठ क्यों पढ़ के आइए, पहले जाइए, पहले चुनाव शिक्षा जब मॉडल तक सीख के आइए, आते स्कूल जाइए पहले। ठीक है, ना ठीक है। 12th तक ऋषभ भाई पॉइंट पर आ जाइए, पॉइंट पर आ जाइए जल्दी। वासियों का और ऐसे डिबेट में ट्वीट कर, मैं छोड़ दूं डिबेट से। नहीं आरजू भाई प्लीज, आरजू भाई गिव हिम अ मिनट, आरजू भाई गिव हिम अ मिनट, आरजू भाई 1 मिनट तो दीजिए उनको, फिर वापस ये प्लेटफॉर्म आपका, मैं बोलता हूँ एक बार ओपनिंग हो जाए फिर आप लड़िएगा, अपनी बात रखिएगा प्लीज। तिवारी जी बोलिए। नॉन स्टॉप 2 मिनट इनकी झूठ हाँ, में सुना, अपने बारे में अब जवाब दे दीजिए। प्लीज ठीक है। करने का विषय यह है कि अगर आप अभी कह रहे हैं कि भैया आपने 8 साल तक क्या किया और अब आपने राहत देके कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो हम बस इतना कहेंगे साहब कि 8 साल की कंपैरिजन से पहले 2017 में केवल जीएसटी आया, उससे पहले कितने टैक्स थे वो भी देख लीजिए, 2014 से पहले, और अब कितने हैं वो भी देख लीजिए। तो कंपेयर नहीं करेंगे। इनको आदत है केवल चिल्लाने की, रोने की, तो भैया रोते रहिए। जनता को पता है विकास कौन सा कर सकता है। पॉइंट उसके बाद जहां तक हमने, अरे बीमारी है क्या भाई साहब आपको बीच में बोलने की? अरे बिहार बीमारी है क्या आपको बीच में बोलने की? अगर आप दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि जो आपने कांग्रेस की बात, अगर गलत, अरे यार फैलाइएगा तो मैं बोलूंगा। अरे आपके समय आएगा ना, पूरा बोलिएगा। आप लोग तो लठैत वाले हैं, गाली गलौज वाले, गाली भी दे दीजिएगा। अभी शांत हो जाइए। किसको कहते हो यार? लट किसको आप कहते हो? किसको गाली गलौज? यार नहीं हूँ आपका, यार नहीं हूँ, यार के लायक नहीं है, जिन्होंने गाली गलौज वाले ठीक है, शांत हो जाइए एक बार। मुझे दो और गेस्ट है मेरे पास। डिस्टर्बेंस चलेगा तो कैसे कोई विषय रखेगा? मैं कांग्रेस की बात पे आता हूँ। कांग्रेस की आपने कहा कि जब राहुल गांधी जी ने जीएसटी को लेकर का बड़ा दिल दिखाइए, उसको स्वीकारिए। सर एक बात बताइए, अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, हम स्वीकार करें तो बदनाम, स्वीकार ना करें तो बदनाम। तो भैया आप देश में कौन सी सरकार चाहते हैं? कौन सी सरकार चाहते हैं? ये तो आपको खुश होना चाहिए ना, अगर आपका ये मुद्दा था, सरकार मान ली तो खुश हुई है ना भाई साहब। दिक्कत क्या है आपको इसमें? दिक्कत बस इतना है कि ये जो वोट चोरी का षड्यंत्र और ये षड्यंत्र ये रचे बैठे थे ना, जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी सारी दिक्कतें। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक बार मैं कांग्रेस के पास हुआ हूं, प्लीज मैं कांग्रेस के पास हुआ हूं। सर प्लीज आप मुझे बताइए, अब नीरज जी आप मुझे बताइए, जीएसटी उत्सव में कांग्रेस की भागीदारी है कि नहीं है? क्योंकि आप तो कहते ही आए हैं, राहुल गांधी कहते आए हैं 4 स्लैब तो होने नहीं चाहिए। देखिए मोदी जी ने आप लोगों की बात मान ली, इस बात को मानेंगे कि राहुल गांधी की बात मान ली एनडीए सरकार ने? रोहित भाई जी सर, ये बात तो अब आपको माननी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो सुझाव दिए, हाँ, उसको नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के मैं बाद तो मान बोल ही लिया। रहा हूँ मिश्रा जी, मैं तो बोल ही 8 रहा साल हूँ। पहले मान लेते, हाँ, तो शायद देश में जो नुकसान हुआ, हाँ, वो नुकसान थोड़ा कम होता।
मैं नुकसान पर आ रहा हूँ प्लीज आइए। लेकिन मुझे अभी ऋषभ, क्योंकि छोटे भाई हैं हमारे, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी को तो नवंबर में जाके बिहार की जनता से डांट पड़ेगी। अच्छा। पर ऋषभ तिवारी क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हाँ। इनको आज अपने ऑफिस में जाके एक बिहारी से, संजय मयूख से डांट जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 8 साल पहले की बात कर रहे थे। इनको तो अंग्रेजों के जमाने में पहले जाना चाहिए था कि अंग्रेजों के जमाने में कितना टैक्स हुआ करता था, फिर आजादी के बाद कितना टैक्स हुआ, फिर जब पहला टैक्स रिफॉर्म हुआ तब कितना टैक्स हुआ, फिर 2014 में क्या था, और उसके बाद 2017 में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार बहुत शोर मचाकर जीएसटी को लेकर आए थे। ठीक है। तो वो जो जीएसटी लेकर आए थे, जिसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। अब खामियां की थी, देखिए, जब उसके अंदर आपने मल्टीपल टैक्स ब्रैकेट्स बनाए, तो हर एक छोटे व्यापारी के ऑफिस के अंदर एक टैक्स एक्सपर्ट का खर्चा बढ़ गया। अब वो आदमी ये सोचता था कि मैं अपनी दुकान पे सामान बेचने वाला आदमी रखूं, जिससे मैं मुनाफा कमाऊं, या सरकार को जो मुझे मुनाफा देना है उसके लिए मैं एक और खर्चा अपने यहाँ पर पाल लूं। तो इसी बात को लेके राहुल गांधी जी ने इनको समझाया कि आप इसको सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब करिए। लेकिन आज भी जो ये भ्रम फैला रहे हैं ना कि 4 टैक्स स्लैब से और कम हो गए, अभी भी तो 4 टैक्स स्लैब है ना। 0% का जो टैक्स स्लैब है वो एग्जेम्प्टेड है, वो टैक्स के स्लैब में आता है। जैसे ये जब बजट पेश होता है और इनकम टैक्स में छूट की बात कही जाती है, तो 12 लाख का वो टैक्स स्लैब होता है। तो 0% एक टैक्स स्लैब है, उसके बाद 18%, और उसके बाद फिर आप वो जो 5% वाला तो हम बात कर ही रहे थे, और फिर चले जाइए जो सिन गुड्स पे आप 40% कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि आज भी ये जीएसटी 1.5 जो आया है, इसकी हम लोग तारीफ इसलिए करना चाहते हैं कि कम से कम जो सोई हुई सरकार थी, वो शायद चुनाव की वजह से ही और बैसाखी की सरकार की वजह से ही उन्होंने कम से कम अपनी आंखें तो खोली और जनता के सामने एक ही ऑप्शन रखा कि देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष है ना, वो देश को एक अच्छी राह दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने कोरोना काल में दिखाई, जैसे इस जीएसटी के बारे में दिखाई, जैसे ये जो आज H1B वीजा की बात चल रही है उस बारे में फॉरेन पॉलिसीज को लेकर राहुल गांधी ने बोला, मैं जान रहा हूँ। एक ओपनिंग आ जाए, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आ गए। 2 गेस्ट और एक बार ओपनिंग हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। मैं प्लीज जल्दी से, प्रदीप जी आपके पास आ गए। प्रदीप जी प्लीज आप मुझे बताइए। मैं आ रहा हूं। ऋषभ आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं रिएक्शन लूंगा आपसे, लेकिन एक बार मैं प्रदीप जी के पास हूँ। प्रदीप जी प्लीज आप मुझे बताइए, अब मैं इसको जीएसटी 2.0 कहूँ कि जीएसटी 1.5 कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन इससे आम लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर, इससे आम लोगों को बहुत फायदा है। फेस्टिवल आप ये सोचिए कि उनकी दिवाली नवरात्रों में ही बन गई है। वाह वाह वाह, इतना फायदा है इनको। आम जनता को, जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब जनता है, उनके लिए सारी जरूरतों का सामान सस्ता हो गया है। खाने पीने से लेके आपका कपड़े जूते सब सस्ता हो गया। ठीक है। किसानों को भी फायदा हुआ है। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स, जो एग्रीकल्चर के पार्ट्स होते थे, और जो एग्रीकल्चर मशीनें थी, सब सस्ती हो गई है। 5% में आ गई है सब। यानी मैं सीधा सीधा कहूं, आप कम शब्दों में बात रख रहे हैं प्रदीप भाई, मतलब मैं सीधा सीधा कहूं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, राइट? इकोनॉमी को बूस्ट जरूर मिलेगा। अगर आप ये सोचिए, अगर टैक्स कट होता है तो आम जनता के पास पैसा ज्यादा आता है। ठीक है। तो पैसा ज्यादा आता है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर संजय भी मुझे नजर आ रहे हैं। संजय सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। संजय सर प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज से आगाज हो गया नवरात्रों की, तो शुभकामनाएं भी आपको देता हूं मैं वैसे हाथ जोड़कर, लेकिन आज से नवरात्र, और प्रदीप भाई हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं नवरात्रों में ही दिवाली मन रही है आम लोगों की। नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी कि नवरात्र में दिवाली मन रही है। ये बेसिक जो प्रिंसिपल है अर्थशास्त्र का। पहले तो सब लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि शक्ति तो वहीं से मिलती है, अपने पक्ष रखने की भी शक्ति वहीं से मिलती है, और दूसरे को पराजित करने की भी शक्ति इसी नवरात्र से मिलती है। ठीक सर। तो इसलिए सारे लोगों को मेरी शुभकामना। देखिए, अगर कोई वस्तु जिस पर एक टैक्स लगा करके उसकी कीमतें तय की जाती हैं, मोटा मोटी जो मैं एक आंकड़ा देख रहा था, उसमें 27% की कमी आई गई। ठीक है। कमी जब आएगी तो स्वाभाविक है कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होंगे तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा। ठीक है। और जब प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा
तो स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो रोजगार का एक सवाल है जो आज मैं हर डिबेट में, वो डिबेट चाहे वो राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, उस डिबेट में रोजगार का एक सवाल है। ठीक है। तो अगर देश में उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, खरीदार बढ़ते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक पक्ष है। और दूसरी तरफ जो देख रहे थे कि 99% वस्तुएं ऐसी हैं जिन वस्तुओं को लेकर के हम कह सकते हैं कि इन वस्तुओं की कीमतें अगर वो 5% या उससे नीचे के स्लैब में आ गया, जिसको 0% की बात की जा रही थी, जो लोग खरीदते हैं प्रायः, जो लोग रोजमर्रा के जिंदगी में जिससे उनकी जरूरतें पूरी होती है, तो मैं मानता हूं कि उस चीज को लेकर के एक खुशी लोगों के दिमागों में है, दिलों में है। और दिवाली उसी को कहते हैं। दिवाली एक त्योहार तो होता ही है, दिवाली एक खुशी का भी त्योहार होता है। स्वाभाविक है कि जब लोगों के जेब में पैसे होंगे और उन पैसों से ज्यादा वो सामान खरीद पाएंगे, दबाव विपक्ष का तो होना ही चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल उनकी एक बड़ी भूमिका है। और विपक्ष हमेशा सरकार पर एक सवाल तो करते ही रहती है, जनता को राहत मिले। तो अगर जनता को महंगाई से राहत अगर मिली, ठीक है, विपक्ष के दबाव में ही मिली, तो क्या इसको हम लोग सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे? बिल्कुल विपक्ष को मानना पड़ा ना कि हाँ, जनता को राहत मिलनी चाहिए। और बिहार के चुनाव में भी इसके प्रभाव पड़ेंगे, इसके असर पड़ेंगे। इस असर से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है संजय सर, आपने बताया कि दिवाली मतलब सिर्फ त्योहार थोड़ी है। दिवाली मतलब बहुत ज्यादा हर्षोल्लास हो जाए तो हम कहते हैं दिवाली हो गई जी। लेकिन एक और शब्द है, विपक्ष तो ये कह रहा है दिवाली छोड़ो, अब तक इन्होंने दिवाला निकाल दिया और अब दिवाली से पहले कह रहे हैं थोड़ी सी राहत देके कि दिवाली है। नीरज भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नीरज भाई, मैं 20 सेकंड नहीं दे पाऊंगा आपको। नीरज भाई और तिवारी जी, ऋषभ भाई मेरे साथ रहेंगे। नीरज जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप कम से कम ये तो मान ही रहे हैं कि राहुल गांधी की बात मानी, हाँ या ना? मानी ना राहुल गांधी की बात? रोहित भाई, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाह रहा था। पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात कर रहे थे ना हमारे राजनीतिक विश्लेषक, उसमें थोड़ा सा डिसकंटेंट है। क्योंकि आप समझिए कि आज हमने जो आंकड़े पोस्ट किए थे पिछले हफ्ते कि 7 की ज्यादा विकास दर से हम लोग तरक्की कर रहे हैं 7.8, तो उसके अंदर 22 में से जो 18 पैरामीटर्स थे ना कंजम्पशन के, उसमें हम लोग नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में थे। तो आंकड़े तो यहाँ पर इस तरीके से पेश किए गए थे। दूसरी बात यह कि जो टैरिफ की मार पड़ी है, आप उसको अगर यहाँ इक्वेट करेंगे इस टैक्स कट से, तो उससे कोई खास यहाँ पर असर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देश की जनता को ये तो समझ आ गया है कि आपने अगर प्रतिपक्ष को मजबूत किया और सत्ता पक्ष को जो ये पूर्ण बहुमत 400 पार की बात करने वाली थी, उसको आपने कमजोर किया, तो आपके लिए आज सहूलियत हुई है। आपके लिए सहूलियत हुई है। मेरा सवाल यही था नीरज जी, मैंने आपको 40 सेकंड और दे दिए, मैं थोड़ा जंप इधर उधर करके आपके पास आया। मतलब मेरा ये सवाल इसलिए भी था ना, ताकि आप फिर ये तो नहीं कहेगी ना आप कांग्रेस कि मोदी जी तानाशाह हैं, सुनते नहीं है। सुना है आपने, खुद बोला है। रोहित भाई देखिए ना, ये तो जो 2 बैसाखी की सरकार है उसने तो सुनने पर मजबूर कर दिया है। आज देखिए ना पूरे देश का एजेंडा कौन सेट करता है। तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। ये स्माइली तो चाहिए मुझे। तिवारी जी प्लीज, इसी तरीके से डिबेट होनी चाहिए, हंसते हंसते निकल जाए। अब देखिए, आप मोदी जी सुन रहे हैं राहुल गांधी की, तो अब कांग्रेस ये नहीं कह सकती तानाशाह हिटलर है, सुनते नहीं है। सही गलत तो नहीं कह रहा तिवारी भाई? इफ यू कैन करेक्ट मी। रोहित जी मुझे लगता है कि पंचिंग बैग आज आपके पास ही है। नहीं अरे प्लीज, आप सब रेस्पेक्ट मैं मुझे कई बार से नीरज जी कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार, बैसाखी की सरकार, तो सर जी जिनका गठबंधन ही अर्थी पे टिका हुआ हो, तो वो कम से कम ये बातें ना कहें। कभी कभी आम आदमी पार्टी एक कंधा हटा देती है तो अर्थी डगमगाने लग जाती है। तो जो खुद अर्थी पे जिनकी गठबंधन हो वो हमें बैसाखी ना कहें। पॉइंट 1। दूसरा बात सर, ये मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप एक सरकार को दूसरे सरकार से कंपेयर किस रूप से करते हैं? अगर मैं कहूंगा कि नीरज जी अच्छे इंसान है और रोहित जी बुरे इंसान है, तो किस आधार पे? उनके बिहेवियर पे, उनके आचरण पे, उनकी नीतियों पे, उनके व्यवहार पे, उनके कार्यशैली पे। उसी प्रकार अगर हम आंकड़े की बात करें कि संजय मेहता से आपको डांट पड़ जाएगी, बल्कि जनाब हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रथम होता है, टैलेंट देखकर आते हैं, टाइटल नहीं देखा जाता हमारे यहाँ, कोई डांट नहीं पड़ेगी।
11 साल का आप हिसाब हमसे मांगते हैं तो भैया हम तो 75 साल की बात करेंगे ही, 50 साल की बात करेंगे ही कि 50 साल में जो आप नहीं कर पाए वो 11 साल में हम करके दिखा दिए, तो हम तो उस रूप से अपने डिफाइन करेंगे। एक सरकार अच्छी है, दूसरी सरकार से ये आंकड़े के ही कंपैरिजन से बताए जाएंगे। जब जीएसटी लगा था तो 2014 से पहले के टैक्सेशन क्या थे, हमारी सरकार आने के बाद उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स क्या रहा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कटर से ही निकाल लीजिए, सीमेंट से निकाल लीजिए, वो तो कह रहे पेन भी महंगा कर दिया, स्टेशनरी महंगी कर दी, पेट्रोल को जीएसटी में लेंगे नहीं। ऋषभ भाई ये भी तो सवाल आ रहे हैं, रिपीट करेंगे ऋषभ भाई। वो कह रहे हैं आप लोगों ने कलम महंगी कर दी, आप लोगों ने स्टेशनरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताब बस्ते महंगे कर दिए, और वो एक सवाल बार बार पूछते हैं पेट्रोल डीजल को कब लोगे। ये सवाल आते हैं पढ़ाई लिखाई के सामान में कितने प्रोडक्ट्स के जीएसटी जीरो हो गए। हाँ, जीरो हो गए सर। अभी आरजू भाई बोल रहे थे, मैं आरजू भाई से रिएक्शन लूंगा इसमें। नहीं, वो पढ़ते नहीं है ना सर, नीरज जी तो कम से कम पढ़े लिखे दिख रहे हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है नीरज। ऐसा मत बोलिए, अच्छे व्यक्ति है आरजू भाई। उनसे मैं बात भी नहीं करूंगा। मैं दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एक बात स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि आप एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई इंसान पहले कमाता है तो पहले सेविंग करता है, और जब वो सशक्त हो जाता है तब वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है। तो जब हम सरकार में आए थे तो जो जीएसटी कलेक्शन आया उसको हम 2 एम्स जहां देश में था 15 एम्स बना, 150 एयरपोर्ट्स बने, रोड बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यशोभूमि बना, मेरठ एक्सप्रेस में बने। तो जीएसटी का पैसा, ये हुई बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ऋषभ। दिक्कत क्या है नीरज भाई आपने 10 सेकंड माने, में 20 दे रहा हूं, उसके बाद आरजू भाई आपके पास आ रहा हूं। प्लीज आप बताइए, वो कह रहे हैं अगर टैक्स लिया है जनता से तो जनता को सुविधाएं तो दे रहे हैं, हम थोड़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम थोड़ी 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ ऐसे कर रहे हैं, हम जनता का पैसा लेकर जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, ये ऋषभ भाई कह रहे हैं। रोहित जी देखिए ना, अब देश में तो सिर्फ अडानी गेट की बात होती है और किसी गेट की बात होती नहीं है। लेकिन अब आ जाइए इस बात पे कि ऋषभ भाई ने तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो भी कुछ किया होगा इस देश के लिए, उसको सबको आपके सामने गौण करके शून्य करके रख दिया। अच्छा। इनके हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कोई काम किया नहीं था, क्योंकि 75 साल से तो काम इनको नहीं दिखा। दूसरी बात ये है, जो प्रोडक्शन के और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं ना, ये मेक इन इंडिया और जो PLI स्कीम्स थी, आप उनका हाल आज बता दीजिए ना कि देश के सामने क्या है। सिर्फ समझने वाली बात यह है कि क्योंकि कंजम्पशन के आंकड़े कम हो गए, कंजम्पशन के नंबर कम हो गए, टैक्स चोरी कर ये सरकार टैक्स का डाका डालकर ये सरकार 11 साल से चल रही थी, तो अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था। भाई वो इसी बात का दम भरते हैं कि एक दाग नहीं आया, 11 सालों में एक दाग नहीं आया, जनता के बीच जेनरेटिव ज्यादा स्ट्रांग नहीं जा रहा। मैं आऊंगा आपके पास एक बार, आरजू भाई आप ही के साथ ही। आरजू भाई प्लीज आप आइए। आरजू भाई प्लीज आप मुझे बताइए, अभी आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से यात्रा भी निकाली, मैं उनकी तस्वीरें देख रहा हूं, जबरदस्त रेस्पॉन्स तो मिल ही रहा है, लेकिन जनता के बीच ये वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, आपको नहीं लगता इस नैरेटिव से ज्यादा स्ट्रांग नैरेटिव महंगाई, भ्रष्टाचार, और आप ही लोग उठाते रहे हैं इसको कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब अगर केंद्र सरकार कह रही है कि ये सारी चीजें 99% चीजें उस स्लैब में आ गई, 0 में आ गई या 5 में आ गई, तो आपको नहीं लग रहा कि जनता के मन में कुछ पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, या बिल्कुल इंपैक्ट नहीं है ग्राउंड पर? मैं इससे डिनाय कहां कर रहा हूं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मेरे वाजिब सवाल है और यही देश के जनता के भी सवाल है कि आपने इतने दिनों तक इनके ऊपर बैठा के जीएसटी लगा के ज्यादा बढ़ा के आपने किया क्या? और आज जब इलेक्शन आते हैं तो आप 2 कदम पीछे क्यों हट जाते हैं? तो इसलिए पूरे बिहार की जनता और देश की जनता समझती है कि सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। अब देखिए बजट की बात ये करते हैं, ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हो चुके हैं। आज अगर देश में 85 लाख करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पे हैं तो आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? और अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने दूध, छेना, पनीर, कफन पे तक जीएसटी लगा दिया था ना, अभी भी कलम पे रहे 18% जीएसटी है, आप चेक करके बता दीजिए इनको। और आप सैंपल साइज बड़ा करते हैं बिहार प्रदेश में, आप दिखाते हैं कि पहले बजट क्या था। जब ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पहले क्या होता था, इससे भी आकलन करना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं कि पहले बिहार का बजट देख लीजिए, आज का देख लीजिए, और आप इतना ज्यादा सैंपल साइज बढ़ा देते हैं। और प्रति व्यक्ति आए अगर बिहारी, अगर एक आदमी अगर 29,000 रुपए कर्जदार है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और उसके बाद भी अगर बालू महंगा खरीदता है, पेट्रोल डीजल महंगा खरीदता है, गैस भी महंगा खरीदता है, तो आप उसको सशक्त कहां से बना रहे हैं? आप उस बिहारियों को कहां से सशक्त बना रहे हैं? अभी पैसे की बात हो रही थी कि अगर आप ये कम कर देते हैं तो आपको पॉकेट
ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आप ज्यादा खरीदारी करते हैं तो देश का जीडीपी बढ़ता है। तो आप इस चीज को भी मानिए ना कि आप अभी भी सैंपल साइज बढ़ा करके 29,000, पहले 12,000 कर्ज था, अभी 29,000 कर्ज में डाल दिया। उसके बाद भी जो जरूरत की चीजें हैं, बिहार में बालू है, बालू अभी भी। आरजू भाई, ये सारे पॉइंट्स है, मैं आपकी बात मानता हूं। आरजू भाई, आप ही बोलेंगे अभी 40 सेकंड में और आपको दूंगा, मेरे को तिवारी जी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन 40 सेकंड और मैं आपको दूंगा। प्लीज आप मुझे बताइए ना, एक आपको नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार, भले ही आप नहीं मानते, आप कहते हैं एक इंजन इधर है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको नहीं लगता केंद्र की मोदी सरकार, मोदी जी पहुंच रहे हैं तो कितने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट तो अब तक दे चुके हैं, फिर नीतीश कुमार भी है, आपके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हो रहे हैं? नहीं, मेरे लिए चैलेंजेस बड़े नहीं होते। अगर किसी चीज को अगर हम नापते हैं तो भारत सरकार के डेटा से मापते हैं ना। हम कहते हैं जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 36,000, फिर 46,000, इस तरीके का पैकेज अनाउंसमेंट हमेशा होते रहता है। लेकिन अगर भारत सरकार के किसी भी सूचकांक पे अगर देख लिया जाए तो बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीति आयोग की रिपोर्ट जब तक हमारे साथ थे, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निवेश नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो बिहार की नीति आयोग कहती है कि इस बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए। जब तक नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तब तक ये बात करते थे, यानी जरूरत है तब तो। बिहार की अगर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 85 लाख लोगों के जो प्रति व्यक्ति आए हैं महीने के, वो 5,5200 रुपए है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में 63% महिलाएं एनेमिक पाई जाती हैं बिहार की, जो कि देश के हर राज्यों से ज्यादा, और अगर बच्चा अंडरवेट पैदा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है। ये सारी बात कौन करेगा? क्योंकि 20 सालों से सत्ता ये सारी बातें आप और हम ही करेंगे, सवाल आपसे बनता है ना। हमारी भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और अब तो चुनाव है, लिटमस टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मैं आऊंगा ऋषभ भाई आपके पास, मैं एक बार प्रदीप जी आपके पास हुआ। तो प्रदीप जी, आम लोग तो इसका स्वागत कर ही रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर सेक्टर्स आपसे पूछूं, क्योंकि कल मोदी जी भी कह रहे थे एमएसएमईज को फायदा होगा, दूरस्थ अंचलों में अगर कोई फैक्ट्री कोई मिल लगेगी तो सबसे पहले फायदा होगा जो वहां पर युवा है उसको वहीं पर नौकरी मिल जाएगी, उसको अपना घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे समझना चाहूं वो कौन कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं इस चेंज के बाद जिनमें बूस्टअप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वो सारे सेक्टर बूस्ट कर जाएंगे, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड है वो बूस्ट कर जाएंगे। हमारे टेक्सटाइल जो कपड़ों के और जूतों के इंडस्ट्री है वो बूस्ट कर जाएगी। बाकी छोटी जो बाइकें बनाते हैं और छोटी कारें जो है, सस्ती कारें, वो सब बूस्ट कर जाएगी इंडस्ट्रीज से। और बाकी मोदी जी ठीक कह रहे हैं, अगर टैक्स कम होता है तो आप ये मानिए कि बिहार में भी बूस्ट आएगा। अगर कोई वहां पे एग्रीकल्चर फैक्ट्री अगर कोई लगी हुई है या कोई प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी बनाता है, तो उसको टैक्स कम लगेगा तो वो अपना ग्रोथ पे ध्यान दे पाएगा, तो उससे वहां से नौकरी बढ़ेगी वहां पे। ठीक है संजय सर, मैं आपके पास आ गया। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए। संजय सर, हम तो लगातार मिल ही रहे हैं, लगातार आपसे संवाद हो जाता है, कुछ चीजें मेरे मन में होती हैं, आप उनको क्लियर कर देते हैं। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए, जनता के बीच वोट चोरी, ये नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है कि ये जो आम मुद्दे हैं कि भाई आपका दूध पानी सस्ता हो रहा है, आपके रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये सारे स्लैंग्स हम लोगों ने सुने हैं, और बिहार में जिस तरीके से मिडिल क्लास को फोकस में रखने का हर कोई काम कर रहा है, आपको लग रहा है ये गेम चेंजर होगा? नहीं, देखिए, वोट चोरी को नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भी तो फाइनल लिस्ट जब आ जाएगा लोगों के हाथों में, उसके बाद अगर किन्हीं का नाम मतदाता सूची से वंचित होंगे वो, उसके बाद वो कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि मतदान से कुछ दिन पहले तक भी अगर लगेगा कि कोई योग्य मतदाता का नाम सूची से किन्हीं की गलती से छूट गई है तो उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो इसकी गूंज अब बहुत सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं आता हूं जो मौलिक सवाल हैं, और खास करके बिहार के प्रोस्पेक्टिव में मैं बता रहा हूं। प्लीज सर। बिल्कुल, नीति आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार जारी करती है, और उस रिपोर्ट में बिहार कहाँ खड़ा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास की बात आपने कहा, उसकी जरूरतें क्या है? भाई उसकी जरूरतें तो उसी रोटी कपड़ा पर टिकी हुई है ना। अगर उसको रोटी सस्ती मिलने लगी, कपड़ा सस्ता मिलने लगे, तो मैं मानता हूं कि उसके लिए गेम चेंजर तो होता ही है। बिहार एग्रो बेस्ड स्टेट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की असीम संभावनाएं हैं। अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात बिहार में हो रही है। अगर व्यक्ति को जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से लेकर के उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मोड़ दिया जाए, उसी एग्रो बेस्ड
जो प्रोडक्ट्स हैं उसको, तो मैं मानता हूं कि बिहार में एक बड़ी उपलब्धि होगी और मिडिल क्लास को लगेगा कि जो कीमतें, इसीलिए मैंने कहा था कि 27% का एक आंकड़ा है जो इसमें कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। जीएसटी के पहले वो जो बैट लगा करके टैक्सेशन कितना हो जाता था, ये एक अलग का डिबेट का विषय है, कभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसको हम एमएसएमई के अंतर्गत रख सकते हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा, एक हिम्मत आएगी उनके अंदर में, और उनको कंज्यूमर भी मिल जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कीमतें कम होंगी तो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की उनकी क्षमता होगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट में जॉब की भी सिक्योरिटी होगी कि अगर कोई चुक होता है ना कि भाई हम कोई चीज उत्पादित कर दिए और अगर उसका मार्केट नहीं मिला, बाजार नहीं मिला, तो फिर हम सामान बेचेंगे कहां। अगर उसके साथ साथ मार्केट को क्लब करके हम लोग देख लें, इस जीएसटी के स्लैब में जो कमी आ गई है, तो ये तीनों चीजों को पूरा कर रहा है। हाँ, ये मैं सैद्धांतिक बता रहा हूं, थोड़ा व्यवहारिक पक्ष और आने दीजिए कि कितना ये बूस्ट इसको मिलता है, तो और चीजें स्पष्ट होकर के आ जाएगी। ठीक है, नीरज जी मैं आपके पास आ गया। नीरज जी, कल मैं प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, अब जैसे आप लोगों का ये सवाल है पहले क्यों था अब क्यों नहीं है, क्योंकि चुनाव है, हम लोगों ने इनको इतना प्रेशराइज किया, इन्होंने स्लैब्स कम कर दी, घटा दी, जो भी आप कह रहे हैं आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आ रहा हूं, प्रदीप भाई भी कुछ कहना चाह रहे। नीरज जी, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पहले क्या था, यानी वो पहले की बात करे तो कांग्रेस की बात कर रहे, कह रहे पहले दो ही चीजें थी, जंजाल था टैक्स का और टोल का, हमने सबसे बड़ा रिफॉर्म कर दिया। आजाद भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म किसी ने किया? मोदी सरकार। रोहित भाई, वैसे कल की जो स्पीच थी ना, वो अभी जो नए एप्स पे सेल लगी हुई है ना, वो उसी तरीके की कोई सेल लग रही थी। अच्छा। बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल टाइप। लेकिन उस पर रिस्पॉन्स बहुत शानदार होता है नीरज जी, आपको पता होगी ये बात। करने आए थे। हाँ, रिस्पॉन्स बहुत शानदार होता है। बिग बिलियन डेज या जो भी आप कह रहे हैं सेल वेल लगती है तो लोग पहुंचते हैं लेने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, और रिस्पॉन्स होना भी चाहिए ना भाई। अगर कुछ पैसा बचा है तो उस पैसे का कुछ तो करेंगे। लेकिन अब देखिए ना, मैं तो बार बार ये बात सुनकर बड़ा हैरानी में जा रहा था कि कैसे महंगाई कम हो गई। मुझे तो ये अभी आंकड़े में निकाल रहा था, इसीलिए चावल का दाम मुझे 2014 में 26 रुपए दिख रहा था, और वो अभी 2025 में लगभग 44 रुपए का है। अब जब वो कम हो जाएगा तब भी वो 42 रुपए का होगा। तो कैसी महंगाई कम हो रही है समझाइएगा। मैं आटे की भी बात कर दूंगा, मैं और मसालों की भी बात करूंगा, लेकिन क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ अपनी बात को इस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि 8 साल से जो डाका डाला गया उसमें अगर थोड़ी सी रियायत मिली है, तो देश की जनता अब ये कह रही है कि क्योंकि हमने इनको तो बैसाखी पर ला दिया 2024 के चुनाव के बाद, आप बिहार में इनको अब हरा दीजिए। आप जैसे ही बिहार में इनको हराएंगे और इनकी एक बैसाखी वहां से लड़खड़ाएगी, तो ये जो अभी 18% का टैक्स स्लैब भी जो है ना, ये कम होकर 12 पर आ जाएगा। और फिर वो जो डुअल टैक्स स्लैब की बात है कि सिर्फ 5% और 12% होगा, जिससे इस देश के आम आदमी की जेब में पैसा होगा, वो बिहार की जनता जब मोदी जी को हरा के भेजेगी तो वो भी उनको मिल जाएगा। ये देश की जनता का मैसेज क्लियर। ठीक है, ये क्लियर मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है। तिवारी जी देखिए, दो चीजें कही मैंने ना, एक शब्द लिख लिया यहाँ पे, अभी नीरज जी ने कहा 8 साल से डाका पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाल लीजिए। आप लोगों पर भी डाका डाल रहे हैं, वोटों पर भी डाका डाल रहे हैं, विपक्ष का, इंडिया ब्लॉक का, कांग्रेस का, ये नैरेटिव जनता के बीच जा रहा है क्या? सर, अभी नीरज जी ने एक आंकड़े दिए मुझे कि 2014 और 24, मैं उनको भी एक आंकड़े दे देता हूँ। 2004 में बासमती चावल का दाम था 16 रुपया और 2014 में आ गया था अप्रोक्सीमेटली 50 रुपया। तो भाई साहब, जब आप सरकार छोड़ के गए थे उस समय क्या 10 साल में रेट बढ़ा था, तो उस पर भी कंपेयर कर लीजिए। और 2004 से 14 में सैलरी स्लैब क्या बढ़ा था, उस पर भी कंपेयर कर लीजिए। और 2014 से 2024 में क्या बढ़ा, उस पर भी कंपेयर कर लीजिए। पॉइंट 1, क्या देश इस चीज को नकार सकता है? हम दिन वो नहीं भूले साहब, जब गैस सिलेंडर लेने जाते थे तो ब्लैक में लोग बेचते थे और लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, पैर भी लगाया जाता था। आज घर में सुविधा से गैस पाइपलाइन पहुंच रहा है। नकार देंगे नीरज जी उस चीज को? कि आपके समय में गैस के रेट को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो गैस की समस्या पे भी बात कीजिए ना, कि आपके समय गैस सिलेंडर लेने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता था। नेता से लेटर लिखवाने पड़ते थे, वो चिट्ठी बनती थी, तब जाके कहीं महीने में एक बार नंबर आता था। उस चीज को नकार देंगे? उस चीज को नकार देंगे? बिहार में जो 10 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं अभी, पूर्णिया एयरपोर्ट को नकार देंगे आप? भागलपुर कॉरिडोर को नकार देंगे आप?
नहीं नकार सकते, क्योंकि ये चीजें 2014 के बाद हुई हैं। और 2014 से पहले भी हो सकती थी, बस इच्छा शक्ति की कमी थी। तो केवल आरोप लगा देना और मनगढ़ंत बात कर देना, उनके लिए तो मुझे एक ही स्लोगन याद आता है। देखिए, माँ का सबका सम्मान है साहब, दोनों की माँ का सम्मान करते हो। इन दोनों की माँ एक स्लोगन गाती है कि हमार बबुआ लागत पीएम होइए हो, और बिहार की माँ करी हमार बबुआ लागत सीएम होइए हो। जनता कहती है ना 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 ना, राहुल के माई और तेजस्वी माई, ना तो हार बबुआ पीएम होइए, ना तो हार बबुआ सीएम होइए। एक तो बेल से बाहर, दूसरा 9वीं फेल स्कूल से बाहर। तो इन दोनों का दाल गलने वाला है नहीं सर। और मैं बात कर रहा हूँ, नीरज जी ने कहा सेल की बात, कि जो कंपनियां सेल लगा रही है, सर सेल लगा तो अच्छा है, बेल पे बाहर तो नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्लीज आप मेरे मन के सवाल को भी, इसको प्लीज क्लैरिफिकेशन में तब्दील कीजिएगा। आप इसको कैसे देख रही हैं? स्ट्रक्चरल सुधार है टैक्सेस में, जीएसटी में, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्या है? सर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च में जो इनकम टैक्स 12 लाख किया हुआ था, 12 लाख तक की छूट की गई थी, तभी ये डिसाइड हुआ था। तो तब से ये अब त्योहारों से पहले ये लॉन्च किया गया है। तभी गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि जीएसटी में भी टैक्स रेट कम किया जाए। ठीक है। आप ये मानिए कि 12 लाख तक कोई लोग पर्सन अगर कमाता था तो वो 3 लाख के अराउंड टैक्स देता था, जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के। ठीक है। तो उसको उस आम जनता के लिए जिसकी इनकम कम है उसके लिए छूट की गई है। अब वो 1.5 लाख के आसपास देगा, 1.5 लाख उसको नेट बचत हो जाएगी अब, जिससे वो अपना परचेजिंग पावर से कुछ और आइटम खरीद सकता है। ठीक है। तो ये मार्च जो बजट आया था उसी के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग की थी। बस वो अभी अभी किया गया है नवरात्रों से पहले, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोगों को परचेजिंग के लिए, अपना टैक्स कम करने के लिए परचेजिंग पावर चाहिए, तो उसके लिए शो किया गया है। ठीक है, ठीक है। आप कम बोलते हैं लेकिन बहुत शानदार पॉइंट्स के साथ बात रखते हैं। आरजू जी प्लीज आप आ जाइए। आरजू जी, अब कांग्रेस तो कह रही है कि हमने इतना दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, तो चुनाव से ठीक पहले इन लोगों ने कुछ राहत देने का काम किया है। यानी इंडिया ब्लॉक तो ये मान ही रहा है कि ये सिर्फ चुनावी जुगाड़ है, इससे कोई राहत वाहत ज्यादा कुछ है नहीं। महंगाई को लेकर भी वो बता रहे थे, चावल पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे आरजू भाई, तो लोगों को ये बात आप समझा पाएंगे? चैलेंजिंग तो नहीं है आपके लिए कि ये चुनावी जुगाड़ है? हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है, और हम समझाते रहे हैं, और समझाते ही आज हम सिर्फ दवाई, शिक्षा, कमाई और चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी हिसाब से 2020 का आप देख लीजिए कितना तरह ध्रुवीकरण करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान पे लेके आना चाहती, लेकिन हम मुद्दों पे रहते हैं। अब अभी देखिए ना, 4 दिन पहले क्या हुआ, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। अमित शाह जी आते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। वो कौन सी मजबूरी है कि हम अगर काम मुद्दों पर कहते हैं तो ये घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि सरकार इनकी 11 सालों से केंद्र में है, और बिहार भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से बिहार प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी घुसपैठिए चले आते हैं। तो ये अपने ऊपर खुद जो है ना एक उंगली उठा देते हैं, सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। और जहां तक रही बात, पूरे देश की जनता ये जानती है, जब जब इनको चुनाव में धक्के लगते हैं ना, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम सस्ते हो जाते हैं। और सबसे बड़ा तो स्टंट ये देखिए ना, 8 सालों से आप लूट रहे थे, आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो लूट मैंने किया था इलेक्शन के टाइम पे, मैं उसको छूट दे रहा हूं, लेकिन फिर अगले सेशन में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं, और गारंटी इसकी भी नहीं है कि बिहार प्रदेश में फूड यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगे, इस पे भी बातें हो जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल एंडिंग कमेंट्स लूंगा। 17 जो कारखाने जो बंद है, जो चीनी मिल जो बंद है, वो क्यों नहीं चालू हो पाया? नवादा तिलैया रेलखंड, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं 2019 में बन के तैयार हो जाएगा, 2025 तक नहीं तैयार हो पाया। और इस पे भी बातें होनी चाहिए कि यहाँ का जो गरीब, जो वंचित जो समाज से लोग हैं, आपने कहा ना किसी चीज की गारंटी नहीं है, वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मतलब 5% आरजू भाई कंक्लूड कीजिए। आरजू भाई, वो आप कह रहे हैं गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार में ये गारंटी पास की फेल। फिर आ रहा हूं ऋषभ भाई आपके पास, कोई कमेंट? इंडिया सब कुछ तो जुमले हो गए ना, 15 लाख खाते में स्विस बैंक से काला धन आएगा, यानी गारंटी फेल इन बिहार। ऋषभ भाई प्लीज कोई कमेंट्स? ऋषभ भाई, तेजी से बढ़ रहा है, तो हर चीजों पे, हर मुद्दे पे देश के आदरणीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी वो फेल रहे हैं। परफेक्ट आरजू भाई, आपकी बात आ गई। ऋषभ भाई प्लीज क्विक कमेंट्स। ऋषभ भाई जी सर, देखिए, एक तो इनका दर्द क्या है कि भैया अभी क्यों लेकर आ गए, बिहार में चुनाव है। तो इसे स्पष्ट पूछ लीजिए, देश में हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव होते रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में पूरी पार्टी है या नहीं है? अगर है तो फिर आइए साथ में बैठते हैं, उसका विरोध मत कीजिएगा। पॉइंट 1। दूसरी बात, मखाना बोर्ड किसने बनाया जनाब?
हम नहीं बना के दिया। हाँ। मॉर्टन एक चॉकलेट आता था बचपन में, ऑरेंज और ब्लू कलर का रैपर होता था। मैं भागलपुर से सटा हुआ इलाके से एमएसएमई आता पे हूं। भी बात कर गुड्डा लीजिए जी, ना, जीवन एमएसएमई की से एक बीमारी बहुत है। 2022-2023 में कितने मैं हजार प्रणाम लोग गए करता हैं, हूं खुद आपको। किए हैं। क्विक कमेंट्स, अरे इसमें भी आजू बात भाई कर प्लीज लीजिए प्लीज। जरा सा। नहीं आपके हाँ। गुड्डा के अंदर टेक्सटाइल पार्क पे भी बात कर लीजिए ना, टेक्सटाइल पार्क क्यों बिहार से देखने आके में दूसरे स्टेट में चले गए, इस पे भी बातें हो जानी चाहिए ना। कहाँ इलाज करवाए? पटना में इलाज करा दे कि बंगाल जाइएगा टेक्सटाइल पार्क बिहार कहाँ प्रदेश इलाज में करवाना आके चाहते हैं दूसरे अपने राज्य दिमाग में का? क्यों पलायन कर गए हैं, इसके ऊपर जवाबदेही कौन देगा? इस पे भी तो आपकी जवाबदेही बननी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगा, इस पे भी आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ लोग दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं आरजू भाई, रोजी रोटी के डिबेट लिए। तो आपकी इस पे है, भी लेकिन बातें ये हो सवाल जानी आपको चाहिए। जनता के बीच में जानी चाहिए। ऋषभ भाई, क्विक कमेंट्स ले रहा हूं मैं, ये सारी बातें तो हम करेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं आरजू भाई, आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। आपकी जिम्मेदारी आप निभाओगे, मेरी मैं निभाऊंगा। 30 सेकंड प्लीज, क्विक। तिवारी जी 30 सर, सेकंड। मॉर्टन चॉकलेट की बात होता है ना, तो हाँ। फूड प्रोसेसिंग का एक सेक्शन नहीं आता है, पढ़ते नहीं। इसलिए बोलता हूँ ना कि कम से कम बाकी पैनलिस्टों से सीख लीजिए, वो भी आलोचना कर रहे हैं। हाँ। बीच में नहीं बोल रहे किसी के। जीवेश मिश्रा को सिखाइए, जीवेश मिश्रा जी को सिखाइए आप। अरे भाई साहब, आप नहीं मानिएगा। मतलब लखैत जीवेश पार्टी के मिश्रा लोग जी को लखैत क्यों की नहीं बात सिखा पाते समझते हैं क्या? बचौल बता जी को दीजिए। क्यों नहीं सिखा पाते हैं? ये मैं भैया, मेरे संस्कार गाली गलौज पार्टी वाले नहीं है। मत्स्य पालक मंत्री तेजस्वी यादव जिस तरह लड़कियों को उठा लिया जाता था, नहीं ठीक है ऋषभ भाई, ठीक है आरजू भाई, मैं बिल्कुल आखिर में हूं। नीरज भाई प्लीज 1 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा। नीरज जी प्लीज, क्विक कमेंट्स। सर मेरे ये तो मेरे को बोलने नहीं दीजिए सर। आपकी बात गई, तिवारी जी गई, मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मैं एक हूं, आप लोग 5 है, मुझे सबका ध्यान रखना है। आपकी बात गई है तिवारी जी, प्लीज गई 10 है। सेकंड के लिए रख लीजिए। हाँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए 20 सेकंड। 20 सेकंड। सर मैं इतना ही कहूंगा हाँ। कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसको हाँ। एक एक करके जनता भी समझ रही है, देख रही है। चुनाव आने दीजिए, हाँ। जनता जनता जवाब देगी। नीरज जी क्विक कमेंट्स, नीरज जी प्लीज। नीरज जी। रोहित भाई, अभी आप दिल्ली की मुखिया को दिखा रहे थे कि हाँ। वो फूलों से स्वागत करा रही थी। हाँ। मुझे तो उनके मुखिया पति के ऊपर तरस आ रहा है। अरे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ स्विच बोर्ड्स वगैरह की। हाँ। उनको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा, तो वो जीएसटी इनपुट ना मिलने की वजह से उनकी जो दिवाली इस बार खराब हो रही है। तो मुझे तो मुखिया पति के ऊपर तरस आ रहा है। ठीक है नीरज जी, मैंने पहले भी कहा था, स्वागत करा रही थी। साफ तौर पर आप ही मैसेज दे रहे हैं, दिवाली नहीं दिवाला निकालने वाली चीजें हो रही हैं, खासकर इस सरकार में। संजय सर प्लीज, मैं बिल्कुल एंड में हूं, आप ही कंक्लूड कर दीजिए आज का शो। संजय सर, कितना इंपैक्ट इनका? नहीं, बड़ा इम्पैक्ट होगा। रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। स्वाभाविक है कि जब कीमतें घटेगी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करेगा। भले वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग अलग छोटे छोटे एमएसएमई ही क्यों ना हो, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो लोगों की दिवाली मनेगी। ऐसी बात नहीं है कि दिवाली नहीं मनेगी, दिवाली मनेगी। हाँ ठीक है, जनता को जितना राहत मिले वो उसके लिए तो विपक्ष को मजबूती से प्रयास करनी चाहिए, एक अच्छा संकेत है। लेकिन दिवाली मनेगी, लोगों की दिवाली मनेगी। थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े। संजय सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। आरजू भाई थैंक यू सो मच, आप जुड़े। प्रदीप जी थैंक यू। तिवारी जी आप आए, आप ही लोगों का शो है, मैं तो बस संचालन कर रहा हूं, शो आप ही लोगों का है। थैंक यू सो मच। नीरज जी आप जुड़े मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो अब ये मास्टर स्ट्रोक है कि ब्लंडर स्ट्रोक है, थोड़ा रुक जाइए, सारा एनालिसिस होने दीजिए इसी प्लेटफॉर्म पर, उसकी भी पड़ताल करेंगे, 5 की पड़ताल में। आज फिलहाल इतना ही, नमस्ते।